के बारे में है कि किस तरह से जो है, जो पुअर हैं, जो जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं, विमेन सेक्शन है या जितना भी आपका वल्नरेबल सेक्शन है, उनको जो है फ्री लीगल एड प्रोवाइड करवाने के लिए क्या हिस्ट्री रही है, फिर बाहर के देशों में मॉडर्न टाइम्स में कौन सी कंट्री ने इसको स्टार्ट किया, उसके बाद ये इंडिया में कब से आया और इंडिया के अंदर कैसे आया, एंड इंडिया ने अब फर्दर इसके लिए क्या क्या किया है, आप सब कुछ इसके बारे में आप पढ़ेंगे। फ्री लीगल एड हमारा जो है नेशनल लीगल जो नालसा है उसके बारे में आप पढ़ेंगे। देन लोक अदालत, लोकपाल, ये सब आपने पढ़ा था, इसी को आप फर्दर डिटेल के अंदर अब लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा कौन कौन सा सेक्शन कटा हुआ है इस साल। आपके कोरोना की वजह से क्या क्या आपका कट हो गया है, लेट्स सी। तो आप सबसे पहले मार्क कर लो क्या क्या कटा है। चैप्टर जहां से शुरू हो रहा है आप लोगों का पेज 167 ही है। ये चैप्टर का पेज कौन सा है आपका लीगल सर्विसेज का आपकी बुक में? 167 पेज पूरा कट है। आपको 167 पेज ना इंट्रोडक्शन करना है ना ब्रीफ हिस्ट्री करनी है। पेज 168 पूरा कट है, नहीं करना है। पेज 169 पूरा कट है, नहीं करना है क्योंकि ये हिस्ट्री का ही पार्ट चल रहा है। पेज 170 का ऊपर वाला जो पार्ट है लीगल बैकग्राउंड से ऊपर ऊपर का, वो कट करना है। ठीक है। अब लीगल बैकग्राउंड के अंदर आपको लीगल बैकग्राउंड तो करना है, बट इसके अंदर जो फर्स्ट है पेज 171 पे, फ्री लीगल एड अंडर इंटरनेशनल लॉ, ये वर्ड दिख रहा है आपको? 171 पे दिखेगा फ्री लीगल एड अंडर इंटरनेशनल लॉ, इसके नीचे 4 लाइनें कट। पेज 172 पूरा कट। पेज 173 में फ्री लीगल एड अंडर क्रिमिनल लॉ से ऊपर का पैराग्राफ कटा हुआ है, ऊपर तक का सारा कटा हुआ है। फ्री लीगल एड अंडर क्रिमिनल लॉ आएगा, लीगल एड बाय स्टेट आएगा, लीगल एड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, नालसा रेगुलेशन आएगा, पेपर के बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज 176 पूरा आएगा, पेज 177 पूरा आएगा, पेज 178 में हायरार्की से ऊपर तक का आएगा। फिर आपका जो पेज 178 का लास्ट पैराग्राफ आपका शुरू होता है हायरार्की ऑफ लीगल एड सर्विस कमेटी, यहाँ से कट करना शुरू करो। सेंट्रल अथॉरिटी पूरा कट, पेज 179 पूरा कट, 180 पूरा कट, 181 पूरा कट, 182 आपका पूरा कट, 183 में लोक अदालत से ऊपर के जो 4 पॉइंट्स हैं वो कट। फिर लोक अदालत आपको करना है 183, 184 आपको करना है, 185 में फंडिंग से ऊपर तक का जितना है वो आपको करना है, फंडिंग कट। 186 का सारा टॉपिक कट। तो इसके रहते आपके बहुत सारे पेजेस जो हैं कम हो गए हैं, और अब हम वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, खुशी हो रही है कट होने की इतना कुछ या नहीं? ओके। तो इसके थ्रू हमारा सबसे पहला जो टॉपिक बनता है वो आता है आपका पेज 170 लीगल बैकग्राउंड। उन्होंने लीगल बैकग्राउंड तो लिखा है, बट लीगल बैकग्राउंड के अंडर उन्होंने जो है 2-3 सेक्शन लिख दिए जो कट हुए हैं, उसके अलावा हमें करना है। तो लीगल बैकग्राउंड हम नहीं छोड़ रहे हैं। लीगल बैकग्राउंड वर्ड हम जो है टॉपिक 2 पैराग्राफ 3 पैराग्राफ वो पढ़ेंगे, उसके अंदर हम फ्री लीगल एड को कट करेंगे और आपका जो है, सॉरी, फ्री लीगल एड अंडर इंटरनेशनल लॉ को कट करेंगे और इंडियन लीगल सिस्टम को कट करेंगे। तो लीगल बैकग्राउंड पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो लीगल बैकग्राउंड की स्टार्टिंग क्या कहती है कि एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोकतंत्र है, जहाँ पे लोग आके वोट दे रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं, उसको चुन रहे हैं। तो सिटीजन्स को, उस देश के नागरिक को जहाँ पे लोकतंत्र है, वहाँ के लोगों को जो है, यहाँ के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर और जुडिशरी हो, उन सब पे भरोसा होना चाहिए। अगर एक इंसान को, एक नागरिक को अपने देश के बनाए हुए सरकारी संस्थानों पे ही भरोसा नहीं है, तो वो कैसे जो है अपने लोकतंत्र का यूज कर पाएगा, कैसे वो अपनी डेमोक्रेसी का यूज कर पाएगा। एक जुडिशरी अगर फेयर होती है, इंडिपेंडेंट होती है और इम्पार्शियल होती है, वो इस ट्रस्ट को मेंटेन करने में और कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करती है। तो हमारी जुडिशरी का इम्पार्शियल होना, हमारे जुडिशरी का जो है अनबायस्ड होना, आपके लिए, सबके लिए फेयर होना, ये जो है लोगों के ट्रस्ट को बिल्ड करता है। आज भी लोगों को हमारे जुडिशरी में इतना भरोसा है कि अगर उसको लगता है, अगर मुझे या आपको लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है,
तो हम ओपनली कह सकते हैं दैट यस आई कैन सू यू, मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस डाल दूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस हमें क्यों आता है? क्योंकि हमें पता है हमारी जुडिशरी हमें सपोर्ट करेगी, हमारा साथ देगी। एक इम्पार्शियल जुडिशरी जो है वो इंडिविजुअल्स के, नागरिकों के हकों को प्रोटेक्ट करने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, खास करके डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर। सिटीजन्स को इनके ऊपर भरोसा रहे कि हाँ जी ये हमारे लिए जो जुडिशरी है वो हमारी अपनी है, हमारा साथ देगी। उसके लिए लोगों का इजी एक्सेस टू कोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहे अमीर हूँ, मैं चाहे गरीब हूँ, मुझे ये भरोसा होना चाहिए कि मेरी बात सुनी जाएगी। अगर मेरा वोट मैटर करता है रिस्पेक्टिव ऑफ माई कास्ट, जेंडर, इकोनॉमिक क्लास और एनीथिंग, तो माई वॉइस शुड ऑल्सो बी ऑडिबल टू ऑल दोज हु आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। तो मेरी आवाज़ भी जुडिशरी तक पहुंचनी चाहिए। अगर मैं किसी तरह से मेरे किसी हक को छीना गया है तो मुझे हक होना चाहिए कि मैं कोर्ट में जा सकूं। मुझे ये नहीं सोचना पड़े कि मेरे पास हाई पैसे कम है तो मुझे जो है लॉयर की मैं पैसे नहीं दे सकता तो इसलिए मुझे कोर्ट नहीं जा सकता मैं। ऐसा माइंड में कभी भी थॉट ना आए। तो उसके लिए हमने जो है लीगल एड सिस्टम्स की तैयारी ये बनाए हैं। सिटीजन्स जो हैं, citizens agree to a limitation on their freedom in exchange for a peaceful coexistence। हर इंसान इस समाज में रहने के लिए अपने कुछ हकों को छोड़ता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज करता है, कुछ एडजस्ट करता है ताकि वो शांति से साथ में रह सके। एंड इसके लिए वो ये बिलीव करते हैं कि अगर कल को कोई झगड़ा हो जाता है लोगों का आपस में या लोगों का और सरकार का, तो देयर शुड बी सम इंस्टीट्यूशन जहाँ पे वो अपना जो है इंडिपेंडेंट होके इस डर के बिना जा सके कि हाँ जी ये सरकारी संस्थान है तो सरकारी वाले की साइड लेगा, नहीं। तो आपको भरोसा होना चाहिए, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं जुडिशरी में जा रहा हूँ और वो भी एक सरकारी संस्थान है बट वो मेरी बात सुनेगा। ऐसा नहीं है कि सरकारी है तो सरकारी वाले की ही बात सुनेगा, वो मेरी भी बात सुनेगा। तो ये आपको एक भरोसा होना चाहिए, इतना ट्रस्ट होना चाहिए। जुडिशरी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी बाकी सब पे चलती है। इट इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू इंश्योर द फेयर एंड इम्पार्शियल जस्टिस इज मेड अवेलेबल एट द डोर स्टेप्स ऑफ पुअर एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जो गरीब हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, जो सामाजिक तौर पे दबाए गए लोग हैं, उनको भी जो है पूरा पूरा जस्टिस मिले, पूरी जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म मिले, irrespective their caste, creed, religion, sex, geographical position और एनीथिंग। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था इंडिया का अपना खुद का वैल्यू सिस्टम था, उसके अंदर शुरू से ही इजी एक्सेस ऑफ जस्टिस, इजी आपका जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म, ये सब में शुरू से ही बिलीव करा गया है। और लोगों को जो है कोर्ट तक जा सके, अपना जो कोई भी प्रॉब्लम है उसको पीसफुली रिजॉल्व कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोर्ट्स का आपको हक नहीं मिलेगा कि आप कोर्ट्स में जाके जो है अपनी बात कह सको, अपने मुद्दे सुलझा सको, अगर इस चीज़ के लिए आपको मना कर दिया जाए कि तुम पैसे वाले नहीं हो, तुम सामाजिक तौर पे जो है तुम्हारी जाति ऐसी नहीं है, तुम्हें हक नहीं है तुम्हारे को कास्ट वाइज, क्रीड वाइज या रिलीजन वाइज कि आपको कोर्ट नहीं जाने देंगे। अगर इंडिया का रूल ऐसा बन जाए कि आपका ये सर्टेन कास्ट है, ये धर्म है, ये आप लड़का हो या लड़की हो, इस कारण हेतु हम आपको कोर्ट में नहीं जाने देंगे, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? उसका इफेक्ट ये आएगा कि लोग जो हैं अपना दूसरे तरीके से मामला सुलझाने की कोशिश करेंगे। वो कोर्ट का एक फॉर्मल रास्ता ना अपना के अपनी अपनी मर्जी चलाएंगे, दूसरे मेथड्स अपनाएंगे। और विजिलेंट, इसमें जो वर्ड है विजिलेंटिज्म का मतलब होता है कि अपना ही एक नया न्याय देने का तरीका अपनाएंगे। ठीक है, कोर्ट हो सकता है उसी सजा की, उसी जो भी कानून तोड़ने की जो भी सजा होनी चाहिए थी, जो लड़ाई थी, उसकी जो पेनल्टी थी वो सर्टन एक पेनल्टी डिसाइड करता है जो कि एक लॉफुल तरीके से, फॉर्मल सही तरीके से होती। बट वहीं पे आपको आपके हिसाब से ये न्याय लगता है कि ये सड़क, किसी ने सड़क जो है वो क्रॉस कर ली गलत जब रेड लाइट नहीं थी, या फिर अगर 40 की स्पीड अलाउड है और उसने 70 की स्पीड से गाड़ी निकाल ली, कोर्ट कहता है इसका 500 का चलान करो। पर आपको न्याय लगता है, जैसे एक मूवी में था, जो कोर्ट की बातें नहीं मानता है, जो सरकार की बातें नहीं मानता है, उस बंदे को कुछ प्रॉब्लम थी, उसको डिसऑर्डर था और वो जा जाके लोगों को मारा करता था कि आपने ये चीज़ कानून के हिसाब से नहीं करी तो इसलिए मैं आपको मार डालूंगा। तो ये विजिलेंटिज्म का एग्जाम्पल होता है जिसमें आप अपने न्याय के अलग ही मेथड निकाल लेते हो, वो फॉर्मल नहीं है, वो कोर्ट द्वारा एस्टैब्लिश नहीं है, बट आपको कोर्ट जाने का हक नहीं था तो आपने ये तरीका न्याय का निकाला कि अगर सामने वाले ने मेरी बहन के ऊपर रेप अटेम्प्ट किया है तो मैं कोर्ट में तो गया नहीं, मैंने सीधा उसका गला काट के पुलिस स्टेशन में ला के रख दिया। तो दिस इज नॉट राइट।
तो आपका इजी एक्सेस टू जस्टिस होना चाहिए, कोर्ट में हर किसी पर्सन को अलाउ करना चाहिए। देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। अदरवाइज क्या होगा, लोग जो हैं आपके एटिकेट्स भूल जाएंगे, लोग जो है लॉ एंड ऑर्डर भूल जाएंगे और वो अपना तरीका निकालेंगे फिर मामलों को सुलझाने का, जो कि ठीक नहीं रहेगा, जो कि केओटिक सिचुएशन को क्रिएट कर देगा। तो ऐसे हमारे दो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए हैं जो आपका सब में इक्वालिटी प्रमोट करते हैं, जो सबको जो है इक्वल लेवल पे लाते हैं, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे कोई भी है। सबसे पहले आर्टिकल 14 है या आर्टिकल 15 है, ये दोनों जो है आपके इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं। 15 आर्टिकल कहता है कि आपकी पब्लिक एरिनास के अंदर, पब्लिक एरिया के अंदर किसी को भी एक्सेस मना नहीं करा जाएगा, किसी भी जात धर्म के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द पब्लिक एरियाज इन द पब्लिक अरीनास। ठीक है। उसके अलावा आर्टिकल 14 कहता है देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड देयर शुड बी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो कोर्ट की जिम्मेदारी है कि हर किसी को सेम नज़र से देखेगा और हर किसी के हकों को इक्वल रिस्पेक्ट देगा। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ये दो आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं, आर्टिकल्स पूछ लेंगे, ये आया हुआ है बोर्ड में, 2 मार्कर क्वेश्चन है। विच 2 आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक श्योर्स कि हर किसी को इजी एक्सेस टू जस्टिस रहे या फिर इक्वालिटी रहे जस्टिस मैकेनिज्म में, तो आर्टिकल 14 एंड 15 आप कहेंगे। उसके अलावा जितने भी हमारे ह्यूमन राइट के एक्ट्स रहे हैं जिसमें आपका एनएचआरसी वगैरह काम कर रहा है, वो भी आपका फ्री लीगल एड को प्रमोट करते हैं। फ्री लीगल एड को वो प्रमोट करते हैं ह्यूमन राइट्स में भी, और ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, एक्सेस ऑफ जस्टिस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। और जितनी भी हमारी इंटरनेशनल ट्रीटी, रीजनल ट्रीटीज रही हैं, उसके अंदर भी इन सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है। यहाँ तो सेक्शन 340 सब क्लॉज 1 अंडर सीआरपीसी 1898 ये कहता है कि पहले पहले के टाइम में क्या होता था, ये बोला जाता था कि अगर किसी इंसान का ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर उसे सजाए मौत मिल सकती है, तो देर आर चांसेस कि एक उसका क्राइम उसके ऊपर ऐसा थोपा गया है जिसके अंदर उसे सजाए मौत मिल सकती हो, वहां पे जरूरी नहीं है उसको लॉयर प्रोवाइड करा जाए। ठीक है। तो इसको पहले प्रिविलेज कहते थे कि मैजिस्ट्रेट की मर्जी है, जिसके ऊपर आरोप लगा है इसकी ऐसी सजा हो सकती है ऐसे आरोप की कि उसको सजाए मौत मिल जाए, वहां पे मैजिस्ट्रेट की मर्जी है कि वो दोषी को, जिसके ऊपर केस चल रहा है, एक्यूज को लॉयर चूज करने की ऑप्शन दे या ना दे। तो इट वाज मोर लाइक अ प्रिविलेज कि अगर आपको लॉयर मिल रहा है, आपके ऊपर केस चल रहा है और आप एक लॉयर हायर करना चाहते हो, तो ये जज आप डिसाइड करेगा कि आपको लॉयर हायर करने का हक है या नहीं है। बट इसमें बदलाव आया 1973 के अंडर, क्योंकि 1973 के अंदर ऐसे रूलिंग्स पास आउट हुई थी जिसमें फ्री लीगल एड सिस्टम की बातें करी गई थी। तो उसके अंदर ये बोला गया कि अगर एक सेशन जज के आगे कोई ट्रायल है, किसी को ऐसी केस आया हुआ है जिसके अंदर सजा, उसको सजाए मौत तक मिल सकती है, ऐसे केस के अंदर एक्यूज जो है अगर उसके पास पैसे नहीं है प्लीडर को हायर करने के लिए, तो वो जो है कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो उसको प्लीडर प्रोवाइड करेगा। ठीक है। कोर्ट के पैसों पे, कोर्ट विल पे फॉर हिम। ठीक है। तो इसके अंदर तारा सिंह वर्सेस स्टेट का पहले केस था जहां पे लॉयर पहले मर्जी होती थी मैजिस्ट्रेट की टू प्रोवाइड अ लॉयर और नॉट, बट अब इट इज कंपल्सरी। अगर किसी का क्रिमिनल केस है, किसी का इस तरह से क्रिमिनल केस, इट्स नॉट जस्ट सिविल केस जहाँ पे आपको फ्री लीगल एड मिलेगा, इट्स ऑल्सो इन द क्रिमिनल केस जहाँ पे आपको फ्री लीगल एड मिलेगा एट द एक्सपेंस ऑफ द कोर्ट। एक बार पढ़ो, कोई इसमें डाउट है तो पूछो, पेपर में आया हुआ है। So it is not applicable on civil cases only, it is applicable on free legal aid is applicable on criminal cases also। ये आया हुआ एग्जाम में, डाउट है तो पूछो। एक सेकंड में रिकॉर्डिंग में डाल देती है। तो फ्री लीगल एड अंडर क्रिमिनल लॉ की खासियत ये है कि अगर आपके सिविल केसेस है और अगर आप जनरल कोटा के मेन हो, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के आप मेल कैंडिडेट हो, तो उसके अंदर आपको फ्री लीगल एड नहीं मिलेगा। बट अगर आपके ऊपर क्रिमिनल केस है, तो इर्रेस्पेक्टिव आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST जो भी है, चाहे जनरल हो, आपको फ्री लीगल एड मिल जाएगा। ठीक है। लीगल एड बाय द स्टेट, तो हिंदुस्तान में 1952 से ही डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी कि हमें जो है गरीबों की मदद करनी चाहिए, उनको फ्री लीगल एड देनी चाहिए, बट स्टेप्स नहीं ले पा रहे थे। स्टेप्स लेने की कोशिश करते थे बट कुछ हो नहीं पा रहा था। तो 14th आपकी रिपोर्ट आई थी लॉ कमीशन की, एंड जिसके अंदर फ्री लीगल एड के बारे में बहुत ज़्यादा बोला गया, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस दिया गया कि हमें जो है फ्री लीगल एड टू द पुअर देनी ही होगी। तो फ्री लीगल एड की बात हुई जिसमें स्टेट फंडिंग की बात हुई इन द केसेस ऑफ क्रिमिनल, जो भी आपके केसेस होंगे
तो उसके अंदर जितने भी क्रिमिनल केसेस होंगे, अगर आप लॉयर हायर नहीं कर सकते हो अपना, तो सरकार आपको फ्री लॉयर प्रोवाइड करेगी ही करेगी। ये भी इसके अंदर डिसाइड हुआ। एंड 1960 में यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल लीगल एड स्कीम निकाली थी, बट पैसों की कमी पड़ गई भाई, पैसे वैसे नहीं थे तो फ्लॉप हो गया। फिर 1973 में सेकेंड फेज आया, तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक चेयरमैन कमेटी बनाई जस्टिस कृष्णा अय्यर के अंडर। उनको ये काम दिया गया कि आप पूरा का पूरा सर्वे करो, पूरी रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करो, और उसके हिसाब से आप बताओ कि फ्री लीगल एड स्कीम के अंडर हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह से स्टेप्स लेने चाहिए कि पहले की तरह फ्लॉप आइडिया ना हो। तो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने एक कमेटी डिवाइस करी, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करी। उन्होंने कहा कि हमें जो है एक साथ लॉन्च करनी होगी सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर तालुका लेवल पे, सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी हमें चारों लेवल्स के ऊपर जो है आपको न्यायालय बनाने होंगे, आपको जो है लीगल एड स्कीम प्रोवाइड करनी होगी। सेंटर स्टेट को फंड करेगा, स्टेट आगे डिस्ट्रिक्ट को फंड करेगा, डिस्ट्रिक्ट आगे तालुका को फंड करेगा। तो इस तरह से फंडिंग मूव करेगी, करनी ही पड़ेगी। तो हमें एक अलॉटमेंट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर ये फंडिंग को मूव करेंगे। तो उन्होंने ये डिसेंट्रलाइज फॉर्म ऑफ आपका जो है लीगल एड स्टार्ट करा, एवरी डिस्ट्रिक्ट, एवरी स्टेट एंड इन द सेंटर ऑल्सो। एंड ये कमेटी जो है, इसके चेयरमैन थे आपके जस्टिस पी एन भगवती। जस्टिस पी एन भगवती का नाम और कहाँ सुना है? चैप्टर 1, जस्टिस पी एन भगवती। हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, पहली पीआईएल इन्हीं के अंडर आई थी। ठीक है। तो जस्टिस पी एन भगवती जो थे, इन्हों के अंडर जो है ये सारी की सारी सेटिंग हुई, ये सारा चेयरमैन इस चीज के रहे थे। और इन्होंने लीगल एड स्कीम के लिए काफी वर्क करा, और लीगल एड कैंप्स बनाए गए गांव के अंदर, न्यायालय बनाए गए थे। 1980 में एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ऑन नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड। एंड उसके भी जो हेड थे वो जस्टिस भगवती ही थे, पी एन भगवती। एंड पार्लियामेंट ने फाइनली कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करा लीगल एड को, और एक एक्ट निकाला, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। 1 मार्क। पी एन भगवती का नाम मत भूलना, जस्टिस कृष्णा अय्यर का नाम मत भूलना। कमेटी जो थी वो बनाई कृष्णा अय्यर ने थी, उसके चेयरमैन जो थे पी एन भगवती थे। फिर एक कमेटी बनाई गई नेशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीगल एड 1980s में, और जस्टिस पी एन भगवती उसके हेड थे। कुछ देखना है, कुछ समझना है, पूछो। तो 1976 में फाइनली ये जो थी अमेंडमेंट आई हमारी, जिसके अंदर फ्री लीगल एड की पहली बार बात करी गई थी। एंड 1976 के अंदर हमारे डायरेक्टर प्रिंसिपल के अंदर आर्टिकल 39 ए ऐड हुआ, जिसके अंदर बोला गया कि इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाएगा। आर्टिकल 39 ए बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि हमारा जो है कौन सा आर्टिकल रीआइटरेट करता है कि हमारे यहाँ फ्री लीगल एड दिया ही जाएगा। ठीक है। तो 1976 की अमेंडमेंट है, आर्टिकल 39 ए है। 1 मार्क एमसीक्यू की तरह ये आपको आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मत छोड़ना। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड कि स्टेट जो है वो लीगल जस्टिस सबको प्रोवाइड करेगी, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देगी, एंड सबको फ्री लीगल एड मिलेगा। एंड और भी किसी भी तरीके की लेजिस्लेशन आती है, कुछ भी गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं, सबको इक्वल तरीके से मिलेंगी। एंड किसी को सामाजिक या आर्थिक पिछड़े होने की वजह से, कि वो सामाजिक या आर्थिक तौर पे, सोशली या इकोनॉमिकली बैकवर्ड रह चुके हैं, इसीलिए उनको किसी के वो ना मिले अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं होने देंगे। दे विल मेक श्योर person irrespective of every caste, creed, religion, economic class, everybody should have equal access to opportunities, to justice, to courts, to everything. ठीक है। देन ग्रानवेल ऑस्टिन ने, बोलो। तो ग्रानवेल ऑस्टिन ने यही बात बोली थी कि हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉइंट्स ऐड करे गए हैं, ये हमारे फंडामेंटल और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बहुत स्ट्रांगली जो है सपोर्ट करते हैं, बिकॉज ये बनाए इसलिए गए हैं कि समाज के अंदर एक रेवोल्यूशन ला सके, इक्वालिटी प्रमोट कर सके। और आर्टिकल 39 भी इन्हीं को सपोर्ट करता है, इन्हीं को आगे बढ़ाता है, एंड सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है। ये सब चीज़ें पहले भी थी कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे थे लोग। ये लिख तो दी गई थी चीज़ें, बट ये इसके लिए कुछ एक्शन नहीं हो रहा था, इतना कुछ हो नहीं पा रहा था, लोगों को एक्चुअल में इक्वल एक्सेस नहीं मिल पा रहा था।
पर जब से आर्टिकल 39 आया है, लोगों को इतना सशक्तिकरण मिला है, लोगों को इतना एम्पावरमेंट मिला है कि लोग जो है फ्री लीगल एड द्वारा अपनी बात को सामने रख सकते हैं। पहले लोगों को पता ही नहीं था करे क्या, बिकॉज आप अपनी बात तो कह सकते हो पर कोर्ट तक भी जाएंगे तो कैसे जाएंगे, हम तो लॉयर की फीस नहीं ले सकते, दे नहीं, वी कैन नॉट पे दैट। बट आपको जहाँ फ्री लीगल एड्स की बात करी गई, फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया गया एक गरीब से गरीब इंसान को, वहां उसको ये खुशी मिली, वहां पे उसको ये राहत मिली कि ठीक है, अगर अब मेरा हक छीना जाता है तो मैं कोर्ट में जा सकता हूँ, लॉयर के पैसे भरने की मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कोर्ट भर देगा, बस मुझे जाके अपनी बात कहनी है। तो इन्होंने ये जो आर्टिकल 39 है, इसने लोगों को एम्पावरमेंट किया है, एक सोशल रेवोल्यूशन को बढ़ाने में हेल्प करा है। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल तब से करने की कोशिश कर रहे थे, उसी को आगे एक बूस्ट दिया है। इतना समझ में आया? क्लियर है? उसके बाद आपका एक मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आता है, हम ये पढ़ेंगे। तनिका पढ़ो बच्चे। तो आपके दो केसेस हैं जो फ्री लीगल एड के लिए भी काफी फेमस हैं। मेनका गांधी हमने पहले पढ़ा था, ऑडियो अल्ट्रा पार्टम, दैट वाज कि अदर साइड को आप जो है कंप्लीटली दूसरी साइड की बात को डीबार्ड नहीं कर सकते, उनकी बात भी आपको सुननी होगी। यहाँ पे मेनका गांधी और यूनियन ऑफ इंडिया कहता है कि आपका जो आर्टिकल 21 है, उसके अंदर एक लाइन बोली जाती है, द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी कुड बी वायलेटेड ओनली बाय अ फेयर जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर। कि आप किसी का जीने का हक, किसी को सजाए मौत किसी किस तरह से दे सकते हो, जब पहले उसका केस फेयरली, जस्टिस वे में, जस्टिसेबली एंड रीजनेबल वे में हो। ठीक है, तो यहाँ पे फेयर वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि उसको फुल रिप्रेजेंटेशन मिले, उसको भी अपनी बात कहने का मौका मिले। तो उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। और लीगल रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलती है? पहले लीगली वही इंसान रिप्रेजेंट कर पाता था, अपनी बात कहलवा पाता था लॉयर के द्वारा, जिसकी जेब में पैसा होता था। तो हम ये नहीं देख, हम पहले क्या देखते थे कि इक्वालिटी कहाँ कहाँ नहीं होती है, पढ़ाई के क्षेत्र में इक्वालिटी नहीं होती है, नौकरी के क्षेत्र में इक्वालिटी नहीं होती है, तो वहां पे हमने रिजर्वेशन दे दी, वहां पे हमने SC ST विमेन रिजर्वेशन जो है पढ़ाई के मामले में और नौकरी के मामले में दे दी। बट लीगल एड के अंदर हमें काफी टाइम लगा था, हमने लीगली जो है इस बात को समझने में बहुत टाइम लगाया कि यहाँ पर भी रिजर्वेशन की जरूरत है, या यहाँ पे भी फ्री लीगल एड, कुछ चीजें इजी एक्सेस करने के लिए हमें थोड़े स्पेशल एफर्ट करने की जरूरत है। तो वो यहाँ पे बात रिआइटरेट हुई कि हमें फ्री लीगल एड, इक्वालिटी ऑफ लीगल अपॉर्चुनिटीज भी लोगों को देनी होंगी, जहाँ पे लोग जो हैं अपनी बात कह सके, और किसकी जेब में कितना पैसा है उसके हिसाब से लॉयर हायर ना हो, अगर पैसा नहीं है तो भी आपको जो है लॉयर मिल सके। यही बात दोबारा MH होसकोट के केस के अंदर हुई थी। MH होसकोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र था, ये आपका पार्ट कट गया, ये पहले था सारा। MH होसकोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर भी दोबारा ये बात बोली गई थी कि फ्री लीगल एड सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आपका अगर क्रिमिनल केस है या फिर आपका जो सिविल केस है जो भी है, तो उसके अंदर फ्री लीगल एड मिलना चाहिए। और अगर क्रिमिनल केस है तो उसका जो खर्चा है वो स्टेट बेयर करेगी, चाहे वो जनरल कोटे के इंसान का हो चाहे किसी का भी हो। क्रिमिनल केस के अंदर जो है एक अच्छा जुडिशियल आपका सारा का सारा मामला कैसे जाएगा, सारा का सारा केस कैसे जाएगा, ये कॉम्पिटेंट लॉयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ये प्रोफेशनल एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है। और अगर सामने वाली पार्टी को मौका ही ना दिया जाए, सामने वाली पार्टी की एबिलिटी के हिसाब से उसको लॉयर ही नहीं प्रोवाइड किया जाए, तो वो केस हार सकता है। तो मोटी मोटी बात यही करी गई थी कि इंसान की जेब में पैसा है या नहीं है, आपको उसको फेयर रिप्रेजेंटेशन देना ही